नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2014 में जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म बहुत आम बात हो गई है। मोदी जी जब राजनीतिक आयोजनों में जाते हैं तो धर्म की बात करते हैं और जब धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो वहां राजनीति करना शुरू कर देते हैं। कल भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब मोदी जी सोमनाथ मंदिर के एक आयोजन में पहुंचे। अभी आयोजन तो धार्मिक था, लेकिन मोदी जी ने इस पूरे मौके को अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि उनका सारा प्लान ही चौपट हो गया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो तो वायरल हुई, लेकिन सिर्फ उनको ट्रोल करने के लिए। वहीं एक तरफ जहां मोदी जी रोड शो निकाल रहे थे, तभी वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर पर कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है। तो आखिर सोमनाथ मंदिर के आयोजन में ऐसा क्या कर दिया जिससे उनकी सोशल मीडिया पर जमकर फजीहत हो रही है, और उनके रोड शो के करीब ऐसा क्या हुआ जिस पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। अब आप पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें किसी रैली की नहीं, बल्कि ये तस्वीरें कल की हैं जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे। मतलब एक धार्मिक आयोजन, लेकिन हमारे पीएम ने इसे एक राजनीतिक आयोजन में बदल डाला। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। आप पाएंगे कि जिस रथ पर मोदी जी सवार थे उस पर आगे मोदी जी की तस्वीरें, बाएं तस्वीरें, दाएं तस्वीरें, जिधर देखिए बस मोदी जी ही मोदी जी। और इसी तस्वीर को लोग आज सोशल मीडिया पर शेयर कर पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप आत्ममुग्धा से बाहर कब आएंगे, अपने आसपास की समस्याओं पर बात कब करेंगे। अब देखिए, हमारे पीएम जब भी कभी भाषण देते हैं तो वो या तो हजारों साल पहले इतिहास में चले जाते हैं या फिर 1000 सालों के बाद के सपने में खो जाते हैं। मजाल है कि वो आज के भारत की समस्याओं पर चर्चा कर ले। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब वैसे तो ये एक धार्मिक आयोजन था, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पर भी मंच से खड़े होकर इतिहास के पन्ने पलटने लगे। आप उस इतिहास के बारे में कल्पना करिए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। कहते हैं जालोर के रावल ने खिमजी सेनाओं से जमकर लोहा लिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। 14वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर फिर हमला किया। वो हमला भी नाकाम रहा। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की और इसी शताब्दी में उसके पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की। लेकिन महादेव के भक्तों के प्रयासों से मंदिर पुनः जीवंत हो उठा। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। यानी
सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। अब प्रधानमंत्री मोदी इतिहास की बात करें और इस मंच से नेहरू और विपक्ष पर निशाना न साधे तो क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतिहास को याद करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ मंदिर जाने का विरोध किया गया था। हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। भूमि अधिग्रहण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक उन्होंने राष्ट्रीय गौरव को सबसे ऊपर रखा था। उस दौर में सोमनाथ मंदिर के लिए जाम साहब ने 1 लाख रुपए का दान दिया और उन्होंने ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश से रच रही है। साथियों, तो आपने पीएम मोदी का ये भाषण सुना। वो यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे नेहरू ने उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ मंदिर जाने का विरोध किया। लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बताया कि नेहरू का विरोध सोमनाथ मंदिर को लेकर नहीं, बल्कि धार्मिक आयोजनों में राजनीतिक व्यक्ति के शामिल होने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि नेहरू धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर गए और नेहरू ने उनकी नाफरमानी करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। सोचिए, आज अगर कोई राष्ट्रपति ऐसी गुस्ताखी कर दे तो हो सकता है उसको अचानक इस्तीफा ही देना पड़ जाए। इसी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दिया। मोदी जी गुजरात से सारी बातें झूठ बोल रहे हैं और बिना नाम लिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया है कि विपक्ष कट्टरपंथ के सामने झुकता है। तो मोदी जी को मैं इतिहास बता दूं, मुस्लिम लीग के साथ में सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बना। कट्टरपंथ को मोदी जी ही प्रमोट करते और सोमनाथ मंदिर के बारे में जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो मोदी जी के सामने मजबूरी यह है कि रोजगार तो दे नहीं पाए, महंगाई रोक नहीं पाए और सरेंडर हो गए इस समय चाइना और ट्रंप के सामने। इतना कायर प्रधानमंत्री कोई न हुआ होगा जो 70 बार ट्रंप के कहने पर कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया और एक बार जवाब नहीं दिया। अभी तो हाल में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मोदी जी बिना बुलाए भागे भागे गए। ट्रंप छोटे छोटे
राष्ट्राध्यक्षों को गेट पर लेने आते हैं, लेकिन मोदी जी के लिए एक ऑफिसर भेजा और जाके मोदी जी ने कहा कि सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। तो जो देश की गरिमा को इतना ज्यादा गिरा दिया, और कल से खबरों में आ रहा है कि चाइना के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, तो लाल लाल आंखें हम नहीं दिखाएंगे। तो केवल दिन भर झूठ बोलना और दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। और सोमनाथ मंदिर अगर टूटा किन कारणों से, सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख होता है कि आक्रांता सफल कैसे हो गए यहाँ इस देश में। भारत की आबादी आज से नहीं बहुत पहले से करोड़ों में थी, और चंद हजार लोग आकर के हमें हरा जाते थे। क्यों हरा जाते थे? क्योंकि आपने जात पात बनाई। यही आरएसएस की और बीजेपी की विचारधारा, जो हिंदुत्व की विचारधारा, उसने बांट करके समाज को टुकड़े टुकड़े में कर दिया। और कोई भी आक्रांता आया अपनी मेरी कमजोरियों की वजह से वो जीतता गया, और हमेशा कहे क्या हमें हराया गया। तो हारे क्यों भाई? क्यों हारे? आज भी तो हार रहे हो। बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है, श्रीलंका भी, पाकिस्तान भी दिखा रहा है। ट्रंप के सामने तो सरेंडर कर ही दिया है, चाइना के सामने तो में करते हुए। तो पहले भी यही रहा, इन्हीं की विचारधारा के कारण समाज बट गया था, और जिसकी वजह से सोमनाथ मंदिर का डिस्ट्रक्शन भी हुआ। और तकलीफ होती है, मुझे अतीत में झांकते हैं तकलीफ होती है कि मनुवादी विचारधारा अगर इस देश में न हुई तो मजाल था कि कोई इस देश में आकर के हमला करके जीत जाता। तो मोदी जी, अतीत जो आपके पूर्वजों ने किया, जो मनुवादी सोच ने भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटा, उसको अब दुरुस्त तो कर लो। अब उसको जस्टिफाई न करिए। विपक्ष ने ही तो, कांग्रेस ने ही तो इतना बड़ा देश बनाया, आपने थोड़ी देश बनाया। और आप जैसे लोग अगर सत्ता में रह गए तो फिर से देश टूटेगा, फिर से देश हारेगा। अब देखिए, एक तरफ जहां मोदी जी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा ले रहे थे, तभी एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसने सभी को हिला कर रख दिया। खबर है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से करीब 104 बच्चे बीमार हो गए हैं, और करीब 104 बच्चों को साफ पानी तक नहीं नसीब हुआ। वैसे तो ये खबर पिछले हफ्ते की है, और ये सब गांधीनगर में हुआ, जो सोमनाथ मंदिर से शायद कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पीएम मोदी के पास इतना टाइम है कि वो गुजरात जाते हैं, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेते हैं, वहां रोड शो करते हैं, डमरू बजाते हैं, लेजर शो देखते हैं, 1000 साल पुराना इतिहास भी बताते हैं। लेकिन उनके पास आज के भारत में जब बच्चे गंदा पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं, तो पीएम मोदी के पास उन बच्चों के पास जाकर उनका हालचाल लेने का वक्त नहीं है। क्या उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी? क्या उनको इतिहास को छोड़कर इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी? इस खबर में बताया गया है कि 104 बच्चों में से 50% बच्चों को टाइफाइड हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सिविल अस्पताल में बच्चों को भर्ती करने के लिए नया वार्ड तक खोलना पड़ा। इंदौर की तरह यहाँ भी पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज की गंदगी मिल रही थी, और शहर के सेक्टर 24 और 28 और आदिवाड़ा इलाके में लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रशासन ने पानी की सप्लाई जांची तो 10 जगह लीकेज मिले। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों की लागत से बिछाई गई नई पाइपलाइन में ये लीकेज थे। डॉक्टरों ने आशंका जताई कि 20 जनवरी तक मामलों की संख्या 350 का आंकड़ा पार कर जाएगी। सोचिए, स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ना उन बच्चों से मिलते हैं, ना इस पर कोई शक बोलते हैं। और ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि देश का प्रधानमंत्री इतिहास और धर्म के मंचों पर राजनीति करने में जितना वक्त लगाता है, क्या इतना ही वक्त आज के भारत की असली समस्याओं पर भी नहीं लगना चाहिए? जब बच्चे गंदा पानी पीकर अस्पताल पहुंच रहे हों, जब परिवार अपने बीमार बच्चों को गोद में उठाए दर दर भटक रहे हों, तब डमरू, लेजर शो और 1000 साल पुराने किस्से लोगों को राहत नहीं देते। देश को भाषण नहीं, समाधान चाहिए। लेकिन अफसोस, यहाँ मंच सजता है, कैमरे चलते हैं, धर्म की जो राजनीति है वो चमकाई जाती है, और जनता की पीड़ा कहीं पीछे छूट जाती है। शायद इसी वजह से नेहरू धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने से कतराते थे। इस खबर को लेकर फिलहाल आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।